Students, today we are going to talk about product life cycle. Like every individual, प्रोडक्ट भी एक लाइफ साइकिल के हिसाब से मार्केट के अंदर अपनी लाइफ गुजारती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उन तमाम प्रोडक्ट्स के से रिलेटेड होती हैं या तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो उस पैटर्न को फॉलो करते हैं जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स एंटर होती हैं। वो तमाम की तमाम जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को के पैटर्न को फॉलो करती हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो एक सीरीज ऑफ स्टेजेस है जिनसे प्रोडक्ट गुजर के अपनी लाइफ गुजारती है। जिस तरह के ह्यूमन बीइंग जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं। इन्फेंट है, टॉडलर्स हैं, फिर यंगस्टर हैं, अडल्ट्स हैं, एल्डरली हैं। तो ये डिफरेंट ह्यूमन बीइंग की लाइफ की डिफरेंट साइकिल्स हैं। सेम इसी तरह से प्रोडक्ट भी जब मार्केट में एंटर होती है तो वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है। उन स्टेजेस को कलेक्टिवली हम जो है वो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का नाम देते हैं, या हम इन सिंपल वर्ड्स इसको ब्रीफली पीएलसी कहते हैं। पीएलसी जो है इसकी लेंथ डिपेंड करती है प्रोडक्ट कितनी पॉपुलैरिटी या कितनी एक्सेप्टेबिलिटी हासिल कर सकती है, प्रोडक्ट में कितनी एबिलिटी है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की, सेल्स को कंटिन्यू रखने की। ये मंथ्स पे भी मुहित हो सकती है, ईयर्स पे हो सकती है, डेकेड्स पे हो सकती है। जैसे हमारे पास जो है कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि कई डेकेड्स से मार्केट में हैं और वो स्टिल अपनी मेच्योरिटी स्टेज को लाइफ साइकिल की जो है उसको प्रोलॉन्ग किए हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, एग्जिस्ट करते हैं। लाइक हमारे कोला ड्रिंक्स जो हैं, कोका कोला है, पेप्सी कोला है, तो ये डेकेड से मार्केट में मौजूद है और स्टिल इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। स्टिल दीज प्रोडक्ट्स आर एबल टू अट्रैक्ट दी कस्टमर। तो ये जो है वो मार्केट में मौजूद है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि आती हैं और फिर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो पाती है और वो जो है वो विद इन मंथ्स अपनी लाइफ साइकिल की स्टेजेस को पूरा करती हैं और वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती हैं और मार्केट से जो है वो आउट हो जाती हैं। तो ये जो है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। हम ये नहीं कह सकते कि जी प्रोडक्ट की लाइफ इतने साल की होती है, 2 साल का इनका स्टेज 1 होगा, फिर स्टेज 2 इतने साल का होगा, स्टेज 3 इन पर्टिकुलर ईयर्स का होगा। ये वेरी करती है। जिस तरह हम इंसानों की ज़िंदगी के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन शख्स जो है वो कितने साल जिएगा, हाँ, उसको हम जिस तरह ह्यूमन बीइंग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, जो बेटर हेल्दी डाइट लेते हैं, हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं, तो जनरली उन लोगों की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा लंबी और ज़्यादा स्मूथ होती है, वो बीमारियां फेस नहीं करते। इसी तरह से बास प्रोडक्ट जो है वो मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी उनको ज़्यादा अच्छी मिलती है, तो वो ज़्यादा अरसे तक मार्केट के अंदर सरवाइव करती है। और जो प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, उनकी लाइफ जो है वो छोटी होती है और वो जल्दी मार्केट से आउट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। अब 4 stages ऑफ पीएलसी या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन। प्रोडक्ट एंटर हुई, मार्केट के अंदर आई, तो वो फेज जो है इंट्रोडक्शन का फेज है। देन वी हैव ग्रोथ फेज, third phase is maturity, and fourth phase is decline. Introduction. ये फेज जो है वो प्रोडक्ट लॉन्चिंग का फेज है। कंपनी ने, हमने लास्ट टाइम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो बात की थी कि डिफरेंट स्टेप से गुजर के लैब में और कंपनी के जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और ये सब मिलके प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, लॉन्च करते हैं। तो वो 7 स्टेजेस से गुजर के और फिर जब कमर्शलाइजेशन का फेज़ आता है तो दैट इज़ एक्चुअली द इंट्रोडक्शन फेज़, द इंट्रोडक्शन फेज़ ऑफ द लाइफ ऑफ ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है मार्केट में आने के बाद, और उस फेज़ को हम इंट्रोडक्शन फेज़ कहते हैं। ये जो है दिस कुड बी द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर फेज़ ऑफ द फॉर द कंपनी।
लोगों को अवेयर करना है, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देनी है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। कस्टमर बेस इतनी नहीं है, मार्केट स्मॉल है, सेल जो है वो नहीं हो रही है, तो इस फेस के अंदर जो है वो खर्चा ज़्यादा है और रिटर्न कम है। आप जो है वो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इस स्टेज के अंदर ब्रेक इवन को भी मीट नहीं कर सकती हैं। आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हैवी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, प्रोडक्ट के लिए लोगों को माइल करना पड़ता है कि दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, इसकी क्या यूजेज है, ये किस तरह से आपकी लाइफ को बेनिफिट कर सकती है, और जो है वो इस प्रोडक्ट की क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। तो इस वजह से ये वाला फेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, सेल्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फेज़ आता है दैट इज़ द ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ के अंदर जो है वो प्रोडक्ट को एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है, कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर सेल होना शुरू हो जाती है। हाँ, सेल्स में एवरी ईयर जो है वो इजाफा होता है, इंक्रीज़ होती है। पिछले साल से नेक्स्ट ईयर सेल्स बढ़ी, फिर उससे अगले साल मज़ीद बढ़ी। सो एवरी ईयर सेल इज़ ग्रोइंग, दैट्स व्हाई द ग्रोथ फेज नेम हैज़ बीन गिवन टू दिस स्टेज। अब इसके अंदर जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स कंपनीज अचीव करती हैं, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा कम हो जाती है और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि जब हम लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करते हैं, बड़े स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करते हैं, तो बहुत सारी कॉस्ट जो है वो लार्ज वॉल्यूम की वजह से हमारी सेव होती है। रॉ मटेरियल हमने बल्क में ले लिया, जो है वो राउंड्स जो है वो कंटिन्यूसली प्रोडक्शन राउंड्स जो होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए भी कॉस्ट लगती है। तो वो अगर आप कम यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी स्टार्टअप जो राउंड की कॉस्ट है वो वही होती है। तो अगर लार्ज आप वॉल्यूम के अंदर प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट फिर जो है वो बिगर वॉल्यूम में डिवाइड हो जाती है, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आती है। तो इस तरह से कंपनीज जो हैं वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इंजॉय कर सकती हैं। प्रॉफिट मार्जिन और ओवरऑल प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट वॉल्यूम्स जो हैं वो इस स्टेज में हाई होते हैं, और यहाँ पे कंपनी को जो है स्टिल प्रमोशनल उसके ऊपर स्पेंड करना पड़ता है, बिकॉज अब जो है इंट्रोडक्शन फेज में आपके पास जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी कम थी, लेसर पीपल वर बाइंग योर प्रोडक्ट। बस ग्रोथ फेज में आने का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है एंड दे हैव स्टार्टिंग यूजिंग दैट प्रोडक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, जब प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर आपके कंपैटिटर्स भी उस प्रोडक्ट के वर्जन के साथ आ जाते हैं, वो भी अपनी अपनी ब्रांड उस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर बनाना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। प्रीवियसली आप कस्टमर्स को परसुएड कर रहे थे कि वो प्रोडक्ट को परचेज करें, अब आप जो है कस्टमर्स परसुएडेड हैं, दे आर रेडी एंड विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट, लेकिन अब आपने जो है वो स्ट्रगल ये करनी है कि जो मुख्तलिफ लोग प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं उनमें से आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टैंड आउट करे और कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को जो है वो प्रेफर करें। तो इसके लिए आपने डिफरेंशिएटिंग जो है वो फीचर्स के ऊपर फोकस करना है और ज़्यादा प्रमोशन करनी है, उसको ज़्यादा हैविली मार्केट करना है ताकि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। अच्छा, ग्रोथ फेज के बाद फिर जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज द मैच्योरिटी फेज। अब इस फेज के अंदर जो है वो कंपनी की सेल मैक्सिमम लेवल तक रीच हो जाती है। आपकी मार्केट के अंदर जितने कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को परचेज करने वाले थे वो तमाम कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देते हैं। से हम जो है वो कोई भी बेबी प्रोडक्ट, बेबी फूड जो है, इंस्टेंट मिल्क फार्मूला जो है उसको सेल कर रहे हैं, तो सपोज मार्केट के अंदर जो है वो 1000 बेबीज हैं और वो 1000 यूनिट्स जो है वो बिकना शुरू हो गए। अब हम जो है वो जितना भी जोर लगा लेंगे, अब जो है वो नए
उसके अंदर नहीं आ सकते। इस 1000 को हम 1500 या 2000 नहीं कर सकते। एज कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स जो उस मार्केट में, जो उस फैसिलिटी के अंदर मौजूद थे, उन तमाम लोगों ने वो प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जो है वो सेल्स हमारी हाईएस्ट है, वॉल्यूम भी हमारा, प्रॉफिट वॉल्यूम भी हमारा हाईएस्ट है, लेकिन ये है कि हमारी सेल्स के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही, हम स्टैग्नेंट हो गए। तो यहाँ पर जो है वो कंपटीशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब आपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट उस तरह से करके नहीं बताना स्टैंड आउट होने के लिए, अब आप और बेनिफिट्स ऐड करना शुरू कर देते हैं। पीपल आर नोइंग योर प्रोडक्ट, कस्टमर्स को पता है क्या फीचर्स हैं, क्या अच्छी बातें हैं, क्या इसके अंदर जो है वो अट्रैक्टिव फीचर्स हैं। अब आपने इसके अंदर एडिशनल चीज़ें ऐड करना होती हैं कि किस तरह से जो है वो आप अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कंपैटिटर के बायर्स को लेकर अपनी प्रोडक्ट की तरफ आए। अब यहाँ पे सब कंपनीज ने, 3-4 कंपनीज है, हम अज्यूम करते हैं कि 4 कंपनीज है, चारों कंपनीज जो हैं वो इक्वल सेल कर रही है। 250 यूनिट जो है वो हर कंपनी बेच रही है। 1000 टोटल हमारे पास जो है वो बेबीज हैं जो हमारी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। अब 250 से अगर आप 1 यूनिट भी और बेचना चाहते हैं तो फिलहाल आपके पास ऑप्शन ये है कि आप कंपैटिटर के कस्टमर को तोड़ें। कंपैटिटर का कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को छोड़ के आपकी प्रोडक्ट की तरफ आए। तो अब इसके अंदर जो है वो क्वालिटी से भी सेटिस्फाई होगा, तभी वो उसको बाय कर रहा है, उसको समझ आ रही है, सूट कर रही है। तो अब वो एक ब्रांड जिसको वो ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, जिसको वो टेस्ट कर चुका है, अब उस प्रोडक्ट को छोड़ के आपकी प्रोडक्ट पर आने के लिए आपको कुछ समथिंग एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो उसमें आप कुछ जो है वो एडिशनल गिफ्ट्स डाल देते हैं, कोई जो है वो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ ऐड कर देते हैं। तो ये जो है वो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है कि जी सिमिलर प्रोडक्ट है, वहाँ पे वैल्यू एडिशन हो गई है, वहाँ पे हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है, एक बोल मिल रहा है, या हमें कोई ग्लास मिल रहा है, कोई मग मिल रहा है। सो इस तरह की चीज़ें ऐड करके आप जो है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये वाली चीज़ हो गई कि उसी मार्केट में रहते हुए, सेम जो है वो बैटल फील्ड में रहते हुए, आप एक दूसरे से शेयर छीनना शुरू कर दें, कस्टमर्स को स्नैच करना शुरू कर दें। दूसरा इसके अंदर जो है वो चीज़ ये हो सकती है कि आप उस प्रोडक्ट के नए यूजर्स निकालें, या आप उस प्रोडक्ट के नए यूज़र तलाश करें। नए यूज़र तलाश करने का मतलब ये है कि आप उस एरिया से निकल के किसी और एरिया में अपनी प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दें। अब आप इतने स्टैब्लिश हो चुके हैं, इतने मन चुके हैं, आपके पास प्रॉफिट्स भी हैं, आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, उसको मार्केट करना, ये तमाम चीज़ें आप सीख चुके हैं, या आपके पास जो है रिसोर्सेज हैं। तो अब आप जो है वो नई मार्केट्स की तरफ जाएं। अगर आप जो है वो कराची में सेल कर रहे हैं तो आप लाहौर और इस्लामाबाद में भी सेल कीजिए। अगर आप जो है वो सिंध में सेल कर रहे हैं तो बाकी प्रोविंसेस में करें। पाकिस्तान में कर रहे हैं तो सब कॉन्टिनेंट में करें। सब कॉन्टिनेंट में कर रहे हैं तो आप पूरे एशिया में करें, आप यूरोप में करें, आप अक्रॉस द ग्लोब करें। तो ये है आपके प्रोडक्ट के यूजर्स को बढ़ाने का और अपनी सेल्स को बढ़ाने का मैच्योरिटी फेज के अंदर तरीका। दूसरा ये हो सकता है कि आप उसका कोई नया यूज फाइंड आउट कर लें। जैसे बेबी लोशन है, बेबीज के लिए इफेक्टिव है, गुड है, वो जो बना है वो मेनली बेबीज के लिए बना है, लेकिन आप साथ में एडवर्टाइजमेंट में कह देते हैं कि इट इज इक्वली गुड फॉर मदर्स ऑल्सो। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप जो है वो उसी प्रोडक्ट का एक यूज बढ़ा रहे हैं कि वो बेबीज के लिए प्रोडक्ट थी, अब वो उनकी मदर्स के लिए भी। ओके, अब वो प्रोडक्ट्स जो स्मॉल अपने अंदर वेरिएशंस करती हैं और जो है वो नई मार्केट प्लेसेस या नए यूजर्स तलाश कर लेते हैं, तो उनका मेच्योरिटी फेज जो है वो लंबा होता है। मेच्योरिटी फेज जो है गुजारने के बाद प्रोडक्ट जो है वो एंटर होती है डिक्लाइन फेज में, जिसमें जो है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। कस्टमर जो है वो उनका ख़रीदना, उस प्रोडक्ट को ख़रीदना कम कर देते हैं। ये मेनली जो है वो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होने की वजह से होता है। ये जो है वो नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से होता है।
कि आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्सोलीट हो गई और जो है ख़त्म हो गई, उससे बेहतर, उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो आ गई, तो आप जो है वो उस प्रोडक्ट की तरफ चले गए, नई प्रोडक्ट की तरफ चले गए। जैसे वीसीआरस थे, वीसीआरस के बाद फिर सीडी प्लेयर्स आए, सीडी प्लेयर्स के बाद फिर डीवीडी प्लेयर्स आए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है, आप जो है वो प्रीवियस टेक्नोलॉजी को, प्रीवियसली जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट बनाई जा रही थी, आप उस प्रोडक्ट को छोड़ के और फिर आप नई प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं, फैशन चेंज हो जाते हैं। तो ये रीजंस है जिसकी वजह से प्रोडक्ट में डिक्लाइन आता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अगर वो मॉडिफाई नहीं होती है, अगर वो अडॉप्ट नहीं करती है, अगर वो जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं लेकर आती है, तो फिर वो प्रोडक्ट जो है अल्टीमेटली ख़त्म हो जाती है, और उसकी जो है वो, हम अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो उसकी डेथ हो जाती है। ये जो है ये ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट किया एग्जाम्पल के साथ इसको, इंट्रोडक्शन। इस वक्त की अगर हम मिसाल लेते हैं तो हमारे पास जो है वो 3D टेलीविजन जो है वो इंट्रोडक्टरी फेज में है। अगर मैं आप लोगों से, स्टूडेंट से पूछूंगी इस वक्त कितने लोगों के घरों में 3D टीवी हैं, तो शायद कोई इक्का दुक्का स्टूडेंट होगा जो करंटली इस वक्त 3D टीवीज को यूज़ कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके घर में 3D टीवी इस वक्त जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन कंपनीज जो है वो इनके ऊपर काम कर रही हैं, इनके बारे में अवेयरनेस दी जा रही है, इनके फीचर्स को हाईलाइट किया जा रहा है, एंड पीपल आर, कस्टमर्स आर बीइंग मोटिवेटेड कि जो है वो लोग हमारे कन्वेंशनल टेलीविजन्स और एलईडीज को छोड़ के अब 3D टीवीज की तरफ आए। बट स्टिल इनकी सेल्स लो है, और इनको डेवलप करने और लोगों को इनके बारे में अवेयरनेस देने के ऊपर जो है वो खर्चा ज़्यादा हो रहा है। ग्रोथ फेज में अगर हम बात करें तो इस वक्त जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो इस वक्त ग्रोथ फेज में है। इंट्रोडक्टरी फेज गुजार चुकी हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है, लोग जो है वो स्विच कर रहे हैं। हमारी ये जो बायोफ्यूल्स इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, और एज पर डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स 2025 तक जो है वो मोस्टली कार्स कन्वर्ट हो चुकी होंगी इलेक्ट्रिकल कार्स में। तमाम जितनी भी लीडिंग ब्रांड्स इस वक्त हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं या वर्ल्ड में हैं, वो सब जो है वो शिफ्ट कर रही हैं अपनी टेक्नोलॉजी को टूवर्ड्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तैयारियां हो रही हैं, पाकिस्तान में कार्स आ चुकी हैं, और मज़ीद जो है वो मासेस के लिए लाने की तैयारी हो रही है। टेस्ला जो है वो लीडिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है वर्ल्ड में, लेकिन टोयोटा, सुजुकी, होंडा, हुंडई, तमाम कंपनीज जो हैं वो इस प्रोडक्ट के वर्जन्स लेकर आ रही हैं। तो ग्रोथ हो रही है, सेल हर साल बढ़ रही है, और कंपटीशन जो है वो ग्रेजुअली इसके अंदर बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है वो ग्रोथ फेज की प्रोडक्ट है। मेच्योरिटी में अगर हम आते हैं तो मोबाइल फोन्स जो हैं वो इस वक्त मेच्योरिटी फेज में, मैक्सिमम इसकी जो भी सेल्स थी वो उस तक रीच कर चुके हैं। कंपनीज जो हैं, हम वेल इन्फॉर्म्ड हैं, जो कंपनीज बना रही हैं उनके फीचर्स के बारे में हमें पता है। अब आप यहाँ पे ये देखिएगा कि मेच्योरिटी फेज को लंबा करने के लिए जो है वो डिफरेंट फीचर जो है वो मोबाइल के डिफरेंट मॉडल्स के अंदर ऐड किए जाते हैं, इनको रिफाइन किया जाता है, और नई से नई चीज़ें ऐड की जाती हैं ताकि प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर इन रहे और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी रहे, और लोग जो है वो ख़रीदते रहें, और इसकी सेल्स जो है वो बरकरार रहे। डिक्लाइन फेज में जो प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट एंड की तरफ जा रही है, डेथ हो रही है, दैट इज़ दी कन्वेंशनल टेलीफोन्स। अब जो है वो घरों में, पहले ऑलमोस्ट हर एक जो है वो मिडिल क्लास घर के अंदर एक जो है दरमियानी इनकम रखने वाले घराने में टेलीफोन, इस टेलीफोन का होना जो है वो एक ज़रूरी हिस्सा समझा जाता था, और कम्युनिकेशन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए फ़ोन का होना बहुत लाजमी था। लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये घरों से निकलता जा रहा है, कनेक्शंस कम होते जा रहे हैं, और जो है वो लोग स्विच कर गए हैं मोबाइल फ़ोन्स की तरफ, और कनेक्टिविटी के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। बेटर टेक्नोलॉजी
बेटर फैसिलिटीज़ की प्रोडक्ट आ गई है। ये एक जगह फिक्स थी, जो है वो मूवेबल नहीं थी, पोर्टेबल नहीं थी, तो अब जो है वो इससे बेहतर मोबाइल फ़ोन्स आ गए। तो इसलिए लैंडलाइन फ़ोन्स को जो है वो ग्रेजुअली उनका इस्तेमाल लोगों ने कम कर दिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। 4 स्टेजेस हमने डिस्कस की जिनसे प्रोडक्ट गुजरती है और जो है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है। अब आपने यहाँ पे ये करना है कि सम एग्जांपल्स हैव बीन गिवन बाय मी अबाउट इंट्रोडक्शन फेज प्रोडक्ट, ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी फेज और डिक्लाइन फेज। अब एक एक एग्जांपल आपने सर्च करनी है और बताना है कि प्रोडक्ट्स जो है वो कौन सी हर फेज की जो प्रोडक्ट है उसकी क्या एग्जांपल्स इस वक्त आप देख रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।